ये कोई ग्राफ मैंने दिया है। तो मेरे पास F1 जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 5n+7। ये कोई फंक्शन है मेरे पास। और इस तरीके से F2 जो है मेरे पास वो है कोई 5n+10 कह देते हैं उसको। तो ये दो फंक्शन है मेरे पास। अब अगर इनको मैं प्लॉट करूं किसी एन के साइज के लिए, तो क्योंकि जो इनके अंदर एक कॉमन चीज नजर आ रही है, वो जो एन का जो पॉलिनॉमियल डिग्री है वो हमारे पास वन ही नजर आ रही है। इसका मकसद सिर्फ एन के डिपेंडेंट हो के जितना बड़ा एन होगा ऑलमोस्ट उसका उधर जो। ही गई है अभी। जी, अब कुछ कह रहे थे आप? ये आप कोई बात कर रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि अगर प्लाट इनको करेंगे हम, तो इसमें कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होंगी कि ये इस तरीके से शायद जा सकता है। ये पहले वाले फंक्शन को हम देखें तो, फिर दूसरे वाले में भी हम देखें तो इसके अंदर जो एन का साइज या जो एन की जो डिग्री है वो भी पॉलिनॉमियल डिग्री वन ही है। तो ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इसके क्लोज क्लोज चल रहा होगा। ये कहीं मेरी ड्राइंग की वजह से ये मिक्स हो रहा है। ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। वजह क्या है कि जब इस पूरे का हम कोई कैलकुलेट करेंगे, नंबर जो भी आएगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इसके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उससे थोड़ी सी चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पर +7 था और यहाँ पर +10 है, तो 3 इंस्ट्रक्शंस का फर्क है, तो डेफिनेटली फर्क होगा इसका। तो जो एसिम्पटोट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जिस तरह ये हमारे पास एक ट्रैक चल रहा है ट्रेन का, तो ये दो ट्रैक पैरेलल तो चल रहे होते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर ये मिलते नहीं है हमारे पास। तो जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, वो जब एन का साइज इंक्रीज करते जाएं तो वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ये तो जस्ट एक एसिम्पटोट का एक कॉन्सेप्ट है, एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है। और फिर हम फंक्शंस के हिसाब से कैसे इसको देख रहे होते हैं, तो दो जब हमारे पास फंक्शन प्लॉट करें और जब एन का साइज ग्रो करता जाए और वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें या टच ना करें, तो ये बिहेवियर है हमारे पास एसिम्पटोट का। अब इसमें अगर हम अपने हिसाब से देखें, हम डी डबल ए में इसको क्यों देख रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसके कुछ जो आपने फंक्शंस पढ़े भी होंगे, जिस तरह बबल सॉर्ट है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट है या फिर इंसर्शन सॉर्ट है। तो ये जो कुछ सॉर्टिंग के हमारे पास फंक्शंस हैं, ये आप पढ़ भी चुके होंगे। और इनका जो रनिंग टाइम होता है हमारे पास, वो इन सब का ही n² के हिसाब से तकरीबन होता है, ठीक है। तो लेकिन जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, ये ये जो एक ऐसा गिवन एरे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गिवन एरे है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैं इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देता हूँ, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये
ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस एरे के अंदर नंबर डाल दिए, ये मेरे पास एक एरे था, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसको जब मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सॉर्ट करूंगा तो इसके अंदर कोई चेंज तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। या फिर दूसरा मेरे पास एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं उसको कहता हूँ कि वो है मेरे पास सर्चिंग का प्रॉब्लम, सर्चिंग का। ठीक है, सर्चिंग में भी लीनियर सर्च भी पढ़ा होगा आपने, बाइनरी सर्च भी पढ़ा होगा। तो अगर सर्चिंग के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, ये अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है एरे ए, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि जी मैं एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट में जो सर्च कर रहा हूँ उसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो अगर मैं यूं लिखूं कि ए ऑफ, अभी फिलहाल लूप से मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको हार्ड कोड कर रहा हूँ। इसका जो पहला इंडेक्स इसकी बात हम कर रहे हैं, इज इक्वल जो हम ढूंढ रहे थे उसको मैं नॉर्मली, जब हम सर्च एल्गोरिदम देखते हैं उसके अंदर उसको आइटम के नाम से लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आइटम इज इक्वल जो है वो है मेरे पास 1, तो ए ऑफ आई जो है वो भी 1 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा सर्चिंग के थ्रू तो वो पहले ही इंडेक्स पे मुझे मिल जाएगा। तो इसका मकसद क्या है कि अब बाकी वाली एरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा हो जाएगा बेस्ट केस, कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वही मेरे पास मिल गया पहले ही एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, या तो फिर ये हो सकता है कि आइटम जो है आइटम इज इक्वल 14 हो सकता है। ठीक है, आइटम इज इक्वल 14, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 था अब 1 नहीं होगा, 1 के साथ भी कंपेयर होगा, 2 के साथ, 3 4 5 सब के साथ कंपेयर होते होते जो आखिरी आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ ए ऑफ एन जो है एन के साथ कंपेयर हुआ है आखिरी एलिमेंट के साथ, और वो सक्सेसफुल हुआ है। इसका मकसद क्या है कि इस आइटम को ढूंढने के लिए इसको पूरे एरे को घूमना पड़ा है। तो ये इसका हम कह सकते हैं कि वर्स्ट केस हो सकता है इसका, कि इसको पूरा जब एरे ही ढूंढना पड़ जाएगा तो इसका मकसद क्या है कि ये सर्चिंग का वर्स्ट केस हो सकता है। या फिर एक तीसरा जो हमारे पास हो सकता है वो ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 या 7 को ढूंढ रहा हूँ, तो 8 या 7 को ढूंढने के लिए ये तकरीबन कितना टाइम लगा सकता है, ये टाइम लगा सकता है n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो n तकरीबन हाफ ऑफ द n एलिमेंट्स उसको घूमने पड़ेंगे अगर मिडिल में से कोई चीज निकालता है। तो ये वाला जो केस हो सकता है हमारे पास, इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये एवरेज केस हो सकता है। ये बातें तो आप इससे मुत्तफिक है या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं पहले। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मेरे पास फंक्शन जो है ये लीनियर सर्च है। ठीक है, अब लीनियर सर्च को मैं अगर लिखूं, मैं अब लीनियर सर्च को इसको सारे को मिटा दूं मैं फिलहाल, इसकी जरूरत तो नहीं अभी, समझ तो आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अगर मैं ये लिखूं, ये अभी आपको पता नहीं अभी करंटली शो हो रहा होगा या मैं टाइप कर रहा हूँ तो उस टाइम आपको नहीं शो हो रहा होगा, लीनियर सर्च, और इसको मैं एक एरे और साथ में सर्च वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एल्गो लिखा लीनियर सर्च, और यहाँ पर इसको क्लोज भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर अगर मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1 पे इफ जो मैं ढूंढ रहा हूँ ए ऑफ
वन इज इक्वल आइटम। तो फिर क्या करना चाहिए इसको? रिटर्न वन। अच्छा, ये एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने, ये बेस केस के लिए है, ठीक है। कि जो आप एल्गोरिदम चला रहे हैं, ठीक है, वो अगर बेस केस के हिसाब से उसको सर्चिंग या जो आप ढूंढ रहे थे चीज मिल गई है, तो वो रिटर्न वन करे। वन का मकसद ये नहीं कि सक्सेसफुल रिटर्न है, रिटर्न वन का मकसद क्या है कि वो पहले इंडेक्स पे मिला है हमें, ठीक है। या तो फिर इसके में क्या हो सकता है, इसको एल्स के अंदर अगर ले जाएं, तो ये एल्स फिर क्या कहेगा इसको, वो एल्स वाले केस के अंदर हम अलग से देखेंगे इसको, ठीक है। एल्स फॉर लूप हम यहाँ से चला सकते हैं, फॉर जो हमारे पास आई इज इक्वल टू टू एन, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरे वाला केस है, ये वाला क्या है, ये एवरेज या फिर बस दोनों के लिए चलेगा, हमें पता नहीं कितनी देर तक इस लूप में चलना है, ठीक है। तो एल्गोरिदम तो एक ही है, एल्गोरिदम ये हमारे पास एक ही है। अगर बेस केस होगा तो ये जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन चलेंगी सिर्फ ये दो चलनी चाहिए, ये कांस्टेंट टाइम में चलने वाली ये है, और ये भी कांस्टेंट टाइम में चलने वाली है। इसका मकसद क्या है कि टोटल ये दो इंस्ट्रक्शंस चलेंगी हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास जो एन है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा, मतलब लेंथ ऑफ एरे कितना बड़ा होगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कितनी दफ़ा चलेगी हमारे पास, क्योंकि टू टू एन चल रहा है। टू, अब वन वाला हमने निकाल दिया क्योंकि ये वन को हमने हार्ड कोडेड चेक कर लिया था। अब लूप सिर्फ टू से हमने चलाया हुआ, टू टू एन। तो इसका मकसद क्या है कि ये एन माइनस वन तो वैसे ही चलेगा, क्योंकि एक हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो बाकी एन माइनस वन। लेकिन ये भी हमें पता है कि ये एक दफ़ा कंपैरिजन के लिए भी चल रहा होता है, ठीक है, इजाफी। तो अब अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ये टोटल चलेगा एन के लिए। तो अब इसके अंदर जो कंपैरिजन में करूँगा, जो भी ये वाली चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ेंगी मुझे, तो वो इसके एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। इसके नीचे जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, एक लिखता हूँ, दो लिखता हूँ, तीन लिखता हूँ, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो अगर ये इसका बेस केस है तो बेस केस में ये कितनी दफा चला, सिर्फ दो दफा चला, ठीक है। और अगर ये वर्स्ट केस हो जाएगा तो एक दफा तो ये खुद लूप चल रहा है एन एन टाइम के लिए। फिर इसके अंदर अगर एक इंस्ट्रक्शन है कंपैरिजन की, इफ दिस एलिमेंट इज दिस, एक ये है, और अगर ये रिटर्न वाली है, ठीक है, तो ये। लेकिन अगर हम इस फिलहाल इसको भी रहने दें, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को भी ले जाएं इसके नीचे, कंपैरिजन तो हर वक्त करता ही रहेगा, तो इस लूप के अंदर इसने चलना है ये, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है कि ये जो हमारे पास कंपैरिजन करता रहेगा हर एक एलिमेंट के साथ, और ये कितने हमारे पास टाइम्स के लिए चलता रहेगा, जितनी एन की वैल्यू होती जाएगी उतनी ही टाइम के लिए हमारे पास ये भी चल रहा होगा। तो वर्स्ट केस अगर हो जाएगा तो ये वाला टाइम ले लेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही खत्म हो जाता है, हमें नहीं पता, हो सकता है कि एवरेज केस में ये एन बाय टू के लिए चले। तो अगर एन के लिए था और अगर एन का साइज मेरे पास 100 है, तो वर्स्ट केस में ये ऑलमोस्ट, जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर कंपैरिजन जो चलेगी वो 100 टाइम्स चल रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट देगा। वर्स्ट केस में ये चल जाएगा 100। और अगर एवरेज केस की बात करें, अगर एवरेज केस एन बाई टू, फॉर एग्जाम्पल ये टू से शुरू हुआ और जाकर कहीं 51 या 52 पे इसको मिल गया, वो जो सर्च एलिमेंट ढूंढ रहा था, तो जब 51 पे मिल जाएगा तो आगे वाली इंस्ट्रक्शन तो चलाएगा नहीं,
इसका मकसद क्या है कि हाफ ऑफ द आइट्रेशन ऑफ दिस लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो उस केस में हो सकता है कि ये टोटल 50 टाइम चले। ठीक है। अब मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि क्योंकि ये एन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस फंक्शन को मैं प्लॉट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये दो फंक्शन तो मेरे पास आ गए, एक एवरेज का आ गया है, एक मेरे पास वर्स्ट केस का आ गया है। तो जब इनको मैं प्लॉट करूंगा तो जो वर्स्ट केस वाला होगा वो इस तरीके से ग्रो कर रहा होगा। ठीक है। और जो सॉरी एवरेज केस वाला, जो वर्स्ट केस ऊपर वाला है 100 वाला, वो लाजमी बात है इससे थोड़ा सा ऊपर ही चलेगा। ठीक है। इन दोनों का बिहेवियर है अभी भी लीनियर ही एक जैसी है, जैसे जैसे एन बढ़ा होता जा रहा है इसका जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है खुद ब खुद बढ़ती जा रही हैं दोनों लीनियर। लेकिन क्या ये दोनों आपस में कभी भी मिलेंगे? एन का साइज 100 है, तो ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थे, इसकी 100 चल रही थी और इसकी 550 चल रही थी। अगर मैं 1000 कर दूंगा तो इसका मकसद क्या होगा कि ये वर्स्ट केस में 1000 इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा और एवरेज केस में 500 जनरेट करेगा। इसी तरीके से ये 10,000 अगर कर दूं तो ये 10,000 वर्स्ट केस में इंस्ट्रक्शन चलाएगा और ये 5,000 एवरेज केस में चलाएगा। तो ये जो दो फंक्शन मेरे पास आ गए, एक एवरेज केस के लिए एक वर्स्ट केस के लिए, इसको जब प्लॉट करूंगा तो ये कभी भी आगे चलकर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि दो फंक्शन जब हम एक पार्टिकुलर एन के साइज के बाद आगे उनको देखते हैं तो वो कभी एक दूसरे को अगर ना मिले, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो वो एसिम्प्टोट बिहेवियर होता है उनका। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, सैयद अब्दुल्ला अली का था कि वर्स्ट केस के लिए एन टाइम चलेगा। वर्स्ट केस बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात मैं भी कह रहा था, ये पुराना आपका मैसेज मैंने देखा था अब्दुल्ला। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं वापस स्लाइड के ऊपर कि स्लाइड अभी हमें क्या बता रही है, क्योंकि स्लाइड में हो सकता है इतनी डिटेल में ना चीज़ दी हुई हो, थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लग गया समझाने में, लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। तो ये हमारे पास ग्रोथ ऑफ फंक्शन ये आ गया, एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी। अच्छा, जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कंसर्न छोटे साइज ऑफ एन के साथ नहीं होता। जब एन का साइज सफिशेंटली लार्ज हो जाए, अगर जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास एक इमेज है जिसके ऊपर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, उसको एरे के अंदर सेव किया हुआ है, वो 2D एरे या 3D एरे के अंदर है, और जो इमेज साइज है वो भी HD इमेज है। फॉर एग्जाम्पल वन जो उसका ये जो डायमेंशन है वो 3000 बाई 3000 है। 3000 जो पिक्सल्स हैं वो हाइट में भी हैं और 3000 पिक्सल्स जो हैं वो विड्थ के अंदर भी हैं। और कलर इमेज है तो 3 चैनल का होगा डेफिनेटली। इसका मकसद क्या है कि जो मेरे पास 3000 इंटू 3000, ये जो जवाब आएगा हमारे पास इंटू 3 भी करेंगे तो ये टोटल एक मेरे पास एरे आ रहा है। ठीक है। तो इतना बड़ा साइज जब मैं प्रोसेस करूंगा तो फिर मुझे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात ये कर रहा हूँ कि मेरे पास 100 एलिमेंट्स की कोई लिस्ट है या 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट है या कोई 10,000 के एलिमेंट की लिस्ट है, तो उसमें एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इतने छोटे से अमाउंट के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो फौरन हल कर लेते हैं। तो उसमें अगर एक बुरा कोड, मतलब बुरा कोड का मकसद क्या है कि जो हाईली ऑप्टिमाइज नहीं है कोड जो है, लेकिन किसी भी डेवलपर ने लिखा और वो काम चला रहा है तो चल रहा होता है, कोई मसला नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आते हैं? जब लार्ज, सफिशेंटली लार्ज प्रॉब्लम्स आते हैं और वहां पर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमें वहां पर परफॉर्मेंस की या एफिशिएंसी को मेजर करने की जरूरत पड़ती है कि जब एन का साइज हम बड़ा करते जाएंगे फिर क्या होगा। तो ये क्या है? एसिम्प्टोट ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन
is a curve which describes the behavior of f as either x or y टेंड्स टू इन्फिनिटी। एसिम्पटोट क्या है कि किसी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको फंक्शन बताया कि जिस तरह सर्चिंग का एल्गोरिदम है और लीनियर सर्च अगर है, उसका जो वर्स्ट केस होगा, डेफिनेटली वर्स्ट केस के जो आप कैलकुलेट करेंगे उसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड से, वो भी एक फंक्शन आ रहा होगा। इसी तरीके से एवरेज के लिए जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी आपके पास एक फंक्शन आ रहा होगा। तो जब उन दोनों को प्लॉट करें और हम जो एन का साइज जो है वो भी हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते जाएं, इन्फिनिटी का मकसद सफिशिएंटली लार्ज, बल्कि काफी बड़ा नंबर एन का हम उसको प्रोवाइड करें, तो इस तरीके से उसका जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वाई जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ ग्रोथ करते जाएंगे। लेकिन खास इसका बिहेवियर क्या होगा कि वो एक एक सर्टेन पॉइंट ऑफ एन के बाद वो कभी भी मिलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। ये खास बात है इसमें। ठीक है। अच्छा, सफिशिएंटली लार्ज का मकसद क्या हो सकता है हमारे पास? जिस तरह ये देखें, ये 3n² एक अलग अमाउंट है, 14n+17। देखिए +17 का कोई इफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए अगर इन दोनों को मिला भी दें, 14n+17 ये टर्म अलग कर लें और 3n² अलग कर लें, तो हमारा कंसर्न इन कांस्टेंट या लोअर ऑर्डर टर्म के साथ ज्यादा नहीं होता। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में चला गया है, तो सिर्फ ये सिंगल जो इसकी कास्ट है यही इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये जो इसके साथ एलाइड छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन या कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं वो ज्यादा मैटर ही नहीं करेंगी। ये किस चीज के लिए, ये कहाँ से बन रही होती हैं चीजें? ये हमें पता है कि लूप से बनती हैं जितनी आइट्रेशन होती हैं, और आइट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो लेंथ ऑफ एरे कितना है। लेंथ ऑफ एरे अगर हमारा बड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो कोई 50 मिलियन तक नंबर आ जाएगा, तो 50 मिलियन नंबर जो होगा, अगर 50 मिलियन है तो 50 मिलियन का स्क्वायर जो होगा डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा बनेगा। तो जो 50 मिलियन का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर जब 3 के टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो। तो ये खुद अलग से इतनी बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि उसको इन लोअर ऑर्डर टर्म्स के साथ अफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये निगलेक्टेबल हो जाएगी हमारे पास। अब ये इन्होंने बताया हुआ भी है कि अगर 3n² है, अगर सिर्फ n का साइज 1 रखें, तो फिर यहाँ पर तो हमें लग रहा है कि 3 का ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन का ये जो पार्ट है ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये दोनों ऑपरेशन जो हैं 14n+17 बहुत कॉस्ट ले जाएंगे। ठीक है, वो गलत बात भी नहीं है। हमने प्रूव कर दिया 1 के ऊपर, तो ये जवाब आ रहा है। जब n का साइज 10 भी कर लें तो भी हमारे पास जो इसका जो इफेक्ट है वो ये ज्यादा ग्रो कर रहा था जब नंबर 1 से लेकर कुछ तक थे। लेकिन जब एन का साइज 10 हमने दे दिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली पीछे लेग करना शुरू कर गया। ये जो ट्राम है हमारे पास क्वाड्रेटिक वाली, ये बहुत ज़्यादा शूट कर गई। अगर सिर्फ 100 कर देंगे तो फिर देखिए कितना शूट करता जा रहा है। ये 30,000 ये हो गया, ये सिर्फ 1400 पे रुका हुआ है। इस तरीके से 1000 के साथ करेंगे तो ये 3 मिलियन हो जाएगा, और ये जस्ट 14,000 पे चल रहा है। तो जब हम एसिम्प्टोट बिहेवियर या हम जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की बात कर रहे होते हैं, उस वक्त फोकस हमारा सिर्फ ये होता है कि जो सफिशिएंटली लार्ज नंबर जो है एन का, उसके ऊपर चलकर ये एल्गोरिथम क्या करने वाला है। अब ये भी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ये दो फंक्शन है हमारे पास कि जो n³ और +2n²। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास, और ये 100n² + 1000। अब देखें यहाँ पर हम सिर्फ अगर 100 की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 100 लिखा हुआ है तो इसका तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। अच्छा भाई, ठीक है। अब ये देखें, ये स्मॉल नंबर ऑफ एन के ऊपर तो हमें वाकई लग रहा है कि इसका साइज ब्लू वाले का काफी बड़ा जा रहा है, और रेड वाला इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा ये वाला। लेकिन जब एन का साइज बढ़ाते जाएंगे, अब देखिए 200, 20, 40, 60, 80, अब हम 180, 200 तक पहुंच गए,
तो ये ब्लू वाला, ये वाला फंक्शन दिखने में तो काफी बड़ा फंक्शन है, लेकिन ये कहाँ पर रुक गया, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी, कितनी बढ़ती जा रही है। अब जिस फंक्शन की ग्रोथ बढ़ती जाएगी वो कोई अच्छा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये जो वाई होता है, वाई क्या बता रहा होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ रही हैं। जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ रही हैं, इसका मकसद क्या है कि जो उसको एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू जो हमारे पास है कंप्यूटर का, वो उतना ज्यादा टाइम ले रहा होगा। अब इसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इतनी नहीं ग्रो कर रही, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोसेसर, तो लाजिम बात है इसको कम टाइम लगेगा। तो ये हालांकि एन का साइज एक जैसा ही है, एन का साइज यहाँ पर फिलहाल 200 इस फंक्शन के लिए भी है, और 200 इस फंक्शन के लिए भी है। तो जो ये वाला फंक्शन दिखने में हमें ऐसा लग रहा था कि 100 n² ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा इसकी जगह पर, और प्लस 1000 का कांस्टेंट भी लगा दें, तो ये फंक्शन डेफिनेटली शुरू वाले नंबर्स पे तो वाकई इसकी ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा एन का साइज बड़ा कर रहे हैं, तो ये हमारे लग ऐसे रहा है कि इसकी तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ तो ये कर रहा है, सिर्फ वजह क्या है कि सिर्फ इसके साथ ये चीज लगी हुई n³ ठीक है। n³ डेफिनेटली ग्रो ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू n² के, ठीक है। हालांकि ये 100 टाइम्स n² हो रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ फिर भी इतनी नहीं है। n³ उसको ज्यादा ही बीट करवा रहा है, पहले से ही उसको ग्रोथ में आगे निकल जाता है उसका। इस तरीके से कुछ और भी दिए मैं उन्होंने, ठीक है, लेकिन हम इससे कंसर्न अभी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट थोड़ा सा आपके लिए देखने की जरूरत है कि ये हमें पता हो कि फंक्शंस जो है हमारे पास, जिस तरह सबसे पहले मैंने बता दिया था कि log ऑफ एन लॉगरिथमिक जो होता है वो सबसे कम टाइम लेता है। इस तरीके से जो हमारे पास लीनियर होता है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा। फिर लॉग लीनियर है, वो लीनियर से ज़्यादा टाइम लेगा। n² जो है वो लॉग लीनियर से ज़्यादा टाइम लेगा। फिर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होगा, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक से ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसी तरीके से n फैक्टोरियल जो होगा वो एक्सपोनेंशियल से ज़्यादा टाइम ले देगा। तो ये थोड़ा सा चार्ट अपने टाइम पर देख लीजिएगा। n फैक्टोरियल अगर कोई प्रॉब्लम है, n फैक्टोरियल प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, हम इस क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि n फैक्टोरियल टाइम में चलने वाला कौन सा एल्गोरिदम है। इसकी ग्रोथ देखें कहाँ पर आके रुक गई है। अगर सिर्फ 20 का फैक्टोरियल निकालना हो, 20 का फैक्टोरियल हो, तो इसका कितना बड़ा ग्रोथ बन जाती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी हो जाती हैं जिनको एग्जीक्यूट अगर करना हो, तो 77.1 चाहिए सिर्फ, अगर हमारे पास 20 के फैक्टोरियल की बात करें। लेकिन अगर 30 का फैक्टोरियल करें तो फिर तो ये बहुत बड़ा साइज बन जाता है, तकरीबन 8.5 इंटू 10⁻15 ईयर्स इतना टाइम चाहिए होगा। उसके बाद इसको मजीद हिम्मत नहीं हुई कि इसको दोबारा कहीं कैलकुलेट किया जाए फैक्टोरियल का। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंशियल भी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वह 50 जो साइज ऑफ एन अगर रखें, तो इसमें 13 डे में जवाब दे सकता है, 13 दिन आपको वेट करना पड़ेगा उस एल्गोरिदम को रन करने के बाद। लेकिन अगर एन का साइज 100 कर दें और आपके पास जो एल्गोरिदम है वो 2 पावर n या एक्सपोनेंशियल टाइम में रन होने वाला है, तो ये देखें ये कितने हैं, ये ईयर्स में आ गया। इसके बाद इसके नीचे इसको मजीद कैलकुलेट करने की गुंजाइश रही नहीं। तो ये वाली जो दो चीज़ें हैं डेफिनेटली ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर कोई ना कोई आप एल्गोरिदम लिख तो सकते हैं, लेकिन वो एल्गोरिदम रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोड लिखना मसला नहीं होता, इस तरह के एल्गोरिदम लिखना मसला नहीं होता। एफिशिएंसी के ऊपर बात करें तो वो एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे हमारे। तो ये फिर थोड़े से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो इनमें फॉल कर रहे होते हैं हमारे। तो ये थोड़ा सा अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है। सर नमाज ब्रेक दे दें। मैं अभी इसको वाइंड अप करता हूँ, ये आखिरी स्लाइड, इसलिए मैंने ये यहाँ तक रोक लिया था, क्योंकि ये वाला जो है ये नमाज के बाद शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। सिर्फ ये वाला जो है ये इसका है, ये फ्रॉम हाईएस्ट टाइम टेकिंग एल्गोरिदम टू लोवेस्ट टाइम टेकिंग की, ये इन्होंने हायरार्की बताई, तरतीब बताई हुई है कि ये n फैक्टोरियल सबसे ज्यादा लेगा, फिर ये c⁻n, n³, n², ये इस तरीके से आप इस तरीके से रिड्यूस होते जाएंगे, तो सर अल्टीमेटली। एक क्वेश्चन है।
जी जी। सर एसिम्प्टोटिक में लाइंस मीट करेंगी किसी सर्टेन पॉइंट पर? हाँ वो करेंगी, वो हम देखेंगे अभी। जिस तरह ये एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये देखें, ये एक ऐसी एन की वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जब ये एक पार्टिकुलर एन की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम हमेशा ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोबारा कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, वो कौन सी वैल्यू हो सकती है उस पर हम बात कर लेंगे जुमे के बाद इंशाल्लाह। तो ये होता है, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट जिसे हम एन नॉट कहते हैं, एन नॉट फाइंड करना जरूरी होता है। एन नॉट के बाद हम श्योर हो जाते हैं कि अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। उससे पहले अनसर्टेनिटी होती है, हो सकता है क्रॉस कर लें, हो सकता है ना करें। तो सर बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ये एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उस एन नॉट का कंसर्न होता है जो आखिरी होता है, जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिलेंगे। इससे पहले तो मिल सकते थे, देखिए यहाँ पर ये मिले, इस पॉइंट पे मिले, और इस पॉइंट पे मिले, ये 3 पॉइंट तो या इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन हमने तीनों को नहीं कंसीडर करना, हमें इस एन की वैल्यू को देखना है कि एन नॉट जो ये आखिरी यहाँ पर इनका क्रॉस हुआ था या टच किया था एक दूसरे को, वो एन नॉट की कौन सी वैल्यू, उसके बाद ही हम श्योर हो जाते हैं कि ये दोनों फंक्शन आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। ठीक है। चलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग